हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मंजीत मुंगा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से बड़े भाई साहब, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लेखक का परिचय इस प्रकार है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम घनपत राय था। इन्होंने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य किया। इनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं: गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतीक्षा, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहांत हो गया। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं और उनका एक छोटा भाई है जो उनसे 5 साल छोटा है। घर में बड़ा होने के कारण घर में सबको उनसे बहुत उम्मीदें थीं। वह खुद भी वही कार्य करते जो उनके छोटे भाई के लिए आदर्श बन सके। इसलिए वह हर समय पढ़ाई ही करते रहते और छोटे भाई पर भी कड़ी नज़र रखते थे। बड़े भाई साहब अपना आदर्श रूप बनाने के लिए अपना बचपना भी खो बैठते हैं। इस पाठ में बड़े भाई साहब व्यवहारिक ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं तथा शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं। पाठ का सारांश इस प्रकार है। लेखक की उम्र 9 साल की है और बड़े भाई की उम्र 14 साल की। दोनों भाई छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेखक 5वीं कक्षा में है और उनका बड़ा भाई 9वीं कक्षा में। बड़े भाई साहब अधिकांश समय अपनी पुस्तकें खोलकर बैठे रहते थे, किंतु उनका दिमाग कहीं और ही होता था। कई बार उनकी कॉपियों पर लेखक को विचित्र शब्द और चित्रकारी दिखाई देती थी, जो लेखक को कभी समझ में नहीं आती थी। छोटा होने के कारण वह उन विचित्र शब्दों का अर्थ बड़े भाई साहब से नहीं पूछ पाते थे। लेखक कम पढ़ाई करते और खेल कूद में अधिक रुचि लेते। वे गिल्ली डंडा, कागज की तितलियां उड़ाना आदि खेल खेलते। बड़े भाई साहब को छोटे भाई का हर वक्त खेलना और समय की बर्बादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे उसे समझाते कि यदि बुनियाद ही मजबूत ना हो तो उस पर बनने वाला मकान भी मजबूत नहीं बन सकता। वे उसे कहते कि यदि वो मेहनत नहीं कर सकता तो उसे घर वापस चले जाना चाहिए। बड़े भाई साहब से डांट खाकर लेखक निराश हो जाता और पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया जाता और सुबह से लेकर रात तक की हर गतिविधि को उसमें समय दिया जाता। लेकिन पहले दिन ही उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाता और खेल कूद शुरू हो जाता, जिसके कारण उसे बड़े भाई साहब की डांट सुननी पड़ती। कुछ समय बाद वार्षिक परीक्षाएं हुई। कठिन परिश्रम करने के बाद भी बड़े भाई साहब फेल हो गए, किंतु लेखक प्रथम श्रेणी में पास हो गया। वह और अधिक खेल कूद में मन लगाने लगा। बड़े भाई साहब उसे रावण का उदाहरण देते हुए समझाते कि तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि घमंड करने से रावण जैसे चक्रवर्ती राजा का अस्तित्व मिट गया था। छोटा भाई उनके उपदेशों को चुपचाप सुनता रहा। वे कहते कि उनकी 9वीं कक्षा की पढ़ाई बहुत ही कठिन है।
सभी विषयों में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने अपनी कक्षा की पढ़ाई का ऐसा भयंकर चित्र खींचा कि लेखक बुरी तरह से डर गया। दोबारा वार्षिक परीक्षाएं हुई। इस बार फिर दिन रात की मेहनत करने के बावजूद बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए और लेखक पास हो गया। लेखक को अपने भाई के फेल होने पर बहुत दुख हुआ और उन पर उसे दया भी आई। इस बार लेखक और बड़े भाई के बीच सिर्फ एक कक्षा का अंतर रह गया था, यानी बड़े भाई साहब अभी भी 9वीं कक्षा में थे और लेखक 8वीं कक्षा में पहुंच गया था। लेखक के मन में अब यह धारणा बन चुकी थी कि वह चाहे पढ़े या न पढ़े, वह तो पास हो ही जाएगा। बड़े भाई साहब भी उसे अब कम डांटते थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब उन्हें लेखक को डांटने का कोई अधिकार नहीं रहा, जिसके कारण धीरे धीरे लेखक की स्वच्छंदता बढ़ती चली गई। अब लेखक को एक नया शौक पतंगबाजी का लग गया था। अब वह अपना सारा समय पतंगबाजी में नष्ट करने लगा, किंतु वह ये सब अपने बड़े भाई से छुप कर किया करता था। एक दिन लेखक कटी हुई पतंग लूटने जा रहा था कि भाई साहब ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, कुछ तो अपनी पोजीशन का ध्यान रखो। किसी जमाने में इतने पढ़े लिखे लोग नायाब तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट बन जाया करते थे। ये मान भी लिया जाए कि कल तुम मेरी कक्षा में आ जाओ या मेरे से भी आगे निकल जाओ, तो इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता और तुम अपनी मनमानी करते रहोगे। बड़े भाई साहब ने कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ और हमेशा बड़ा ही रहूँगा। भाई साहब उसे समझाते कि आजकल विद्यार्थियों को जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अनेक प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारे जीवन में कभी भी काम नहीं आते। जीवन में किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति का अनुभव होता है और उन्हें उससे कहीं ज़्यादा अनुभव है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को अपने माँ, दादा और स्कूल के हेडमास्टर साहब और उनकी माँ का उदाहरण देते हुए बताते कि जिंदगी में केवल किताबी ज्ञान से ही काम नहीं चलता, अपितु जिंदगी की समझ भी बहुत जरूरी है, जो केवल अनुभव से आती है। बड़े भाई साहब के ऐसा समझाने पर छोटा भाई उनके आगे नतमस्तक होकर कहता है कि वह जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच है, और फिर बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को गले लगा लेते हैं। बड़े भाई साहब कहते हैं कि उनका मन भी खेलने कूदने का करता है। मैंने तुम्हें पतंग उड़ाने से कभी भी मना नहीं किया। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी पतंग उड़ाऊं। यदि मैं भी ऐसा करने लगा तो मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊंगा। उसी प्रकार उसी समय एक कटी हुई पतंग ऊपर से गुजरी और भाई साहब ने लपक कर उस कटी पतंग की डोर को पकड़ लिया और छात्रावास की ओर दौड़ पड़े। लेखक भी अपने बड़े भाई साहब के पीछे पीछे दौड़ रहा था।